बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अम्मी सर्दियों में भी बाहर सोती थी। कहती थी मुझे कमरे में नींद नहीं आती। फिर अम्मी रोज़ाना कंबल लेकर बाहर चली जाती। एक दिन गर्मी लगी तो अम्मी के पास जाकर मैं सोने लगी। मेरी हैरत की इंतहा न रही, अम्मी तो कंबल में थी ही नहीं। अगली रात अम्मी पर नज़र रखी और अम्मी का पीछा किया। अम्मी एक वीरान घर में चली गई। जब अंदर जाके देखा तो मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। मेरी अम्मी तो अब्बू की वफ़ात के बाद। मेरा नाम सलमा है। हम 3 बहनें थीं। मेरे बाबा ने सारी ज़िंदगी मेरी माँ को ताने दिए कि तुम मुझे एक बेटा नहीं दे सकी। मेरी माँ बड़ी ही दुबली पतली और बहुत ज़्यादा मासूम औरत थी। ये कहना बेहतर होगा कि जैसे कहते हैं ना कि फ़लाँ तो अल्लाह मियाँ की गाय है। मेरी माँ भी बिल्कुल वैसी ही थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी बाबा की बातें सुनी, लेकिन वो मुंह से उफ तक नहीं निकालती थी, क्योंकि बेटियों की माँ थी। बोलती भी तो क्या बोलती। अगर बाबा गुस्से में आकर अम्मी को घर से निकाल देते तो फिर अम्मी क्या करती। बस पूरा दिन घर के काम करती रहती थी, बाबा की बातें सुनती रहती थी। हम लोग भी दुआ करते थे कि बाबा यहाँ से चले जाएं, ताकि एक दिन तो हमारे घर में लड़ाई ना हो। और घर था भी बहुत छोटा सा, 2 कमरे थे। बाहर एक बड़ा सा सहन था, ऊपर छत थी, लेकिन वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि हमें ये खबर मिली कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और वो मौके पर ही इस दुनिया से चले गए हैं। बहुत दुख हुआ, बहुत रोए, क्योंकि हमारे लिए हमारा बाप इस दुनिया से चला गया। अम्मी की हालत भी बहुत बुरी थी, लेकिन मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। घर में मेहमान आए खाने पीने के लिए। लोगों ने ये भी कहा कि ज़रा डोंगे में बोटी तो डालकर लाना। और लोगों को ये भी फिक्र थी कि नाश्ते का टाइम हो गया है, खाने का टाइम हो गया है, देग पकाओ, चिकन लेकर आओ। जब कोई मर जाता है तो सोचते हैं कि सब दुख से गम से निढाल होंगे, लेकिन जिनकी फौतगी हो जाती है वो भी अपने गम में मुब्तला होते हैं कि साथ ही उनको ये सोचना पड़ता है कि जल्दी जल्दी खाना पकाओ, नहीं तो मेहमानों को क्या खिलाएंगे। बस यही इस माशरे का दस्तूर है। वक्त गुजर गया, सर्दियों का मौसम था। अब्बा को इस दुनिया से गए हुए 2 हफ्ते हुए थे कि अचानक एक दिन अम्मी ने कंबल उठाया और कहा कि मैं बाहर सो जाऊंगी, मैं कमरे में नहीं सो सकती। हम लोग हैरान रह गए। हमने कहा अम्मी बाहर बड़ी सर्दी है। तो कहने लगी कि कमरे में तुम्हारे अब्बा की याद आती है। वैसे अम्मी की ये बात मानने वाली नहीं थी कि अब्बा की याद आ रही है। अब्बा तो अम्मी के साथ पूरा दिन लड़ाई करते थे, यहाँ तक कि खाने के टाइम भी नहीं बख्शते थे। और रात को दोनों एक कमरे में सोते ज़रूर थे, लेकिन कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अम्मी की तो अब्बा से जान छूट गई थी, क्योंकि एक शख्स जो आपको पूरा दिन यही बातें सुनाता रहे, उससे आपको क्या मोहब्बत होगी। फिर भी औरत बड़ी अजीब होती है। उस इंसान से भी मोहब्बत करती है जो उसको कुछ नहीं समझता। हो सकता है अम्मी को याद आती हो, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी। और अगर अम्मी को अब्बा की याद आ रही है तो इसका मतलब क्या था? क्या सारी ज़िंदगी अब्बा ने ऐसी औरत के साथ लड़ाई की जो इनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी? हमने कहा कि आप हमारे कमरे में सो जाएं, हम आपके अब्बा के कमरे में सो जाएंगे। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, मुझसे अंदर नहीं सोया जाता, मेरा दम घुटता है। ऐसा लगता है जैसे छत मेरे सर पर गिर जाएगी। मेरी बहन ने नफ्सियात पढ़ी थी। उसने कहा कि शायद अम्मी को एक बीमारी हो गई है जिसको बंद जगहों का खौफ कहते हैं। ऐसे में इंसान कमरे के अंदर नहीं रह सकता। लगता है अम्मी को यही बीमारी हो गई है, और ये बीमारी इसलिए हुई है कि अम्मी को भी इतना बड़ा सदमा पहुंचा है और सारी ज़िंदगी अम्मी ने अच्छी नहीं गुजारी। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम अपनी बातें अपने पास ही रखो, लेकिन मैं फिर अम्मी की हालत समझ गई, क्योंकि वो इसी तरह कह रही थी कि मैं कमरे में नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है, मेरा दम घुटता है। हमने कहा कि ठीक है, आप बाहर सो जाएं। अम्मी ने सहन में चारपाई डाल ली और कंबल करके सो गई। मुझे तो फिक्र थी कि कहीं अम्मी को सर्दी ना लग जाए। अगले दिन अम्मी ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे वालिद साहब पोस्टमैन थे, इसलिए उनकी पेंशन तो हमारे घर आ रही थी, लेकिन उससे गुजारा नहीं होने वाला था, क्योंकि पेंशन और तनख्वाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उन्होंने कहा कि तुम घर में बच्चों को पढ़ा लो ताकि कुछ पैसे आने लगे, और मैं भी कपड़े सीती हूँ। अब हमको सब कुछ करना था। हम बहनों को अब्बा ने ज़्यादा पढ़ाया नहीं था, बस मैट्रिक करवा के घर में बिठा दिया था, लेकिन मैट्रिक से छोटी क्लास के बच्चों को हम पढ़ा ही सकते थे।
اس لیے سوچ لیا کہ اب میدان میں تو آنا ہی پڑے گا۔ محلے میں بتا دیا کہ اس گھر میں ٹیوشن سینٹر بن گیا ہے اور 10 بچے تو جمع کر ہی لیے ہم نے۔ ابا جب زندہ تھے تو گھر کا راشن پانی خود لے کر آتے تھے، بازار نہیں جانے دیتے تھے۔ جب کسی نے جوتا لینا ہوتا تو مجبوراً بازار لے جاتے تھے، کیونکہ جوتا تو پھر پاؤں کے حساب سے ہی آتا ہے۔ ہمارے گھر میں کافی سختی تھی، لیکن اب امی روز صبح صبح جاتی ہیں، گھر میں کھانے کا سامان لے کر آتی، اور ہم لوگوں نے بھی کہیں جانا ہوتا تو ہم چلے جاتے تھے۔ لیکن امی کہتی تھیں کہ اکیلی نہ جایا کرو، جہاں بھی جاؤ تینوں مل کر جایا کرو اور برقع پہن کر ہی جایا کرو۔ تمہارے ابا کی یہ فکر بالکل ٹھیک تھی کہ باہر جاؤ تو اپنے آپ کو سنبھال کر جاؤ۔ یہ وہ بات ٹھیک کہتے تھے، یہ معاشرہ اچھا نہیں ہے۔ کچھ دن بعد کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ ایک دن مجھے بھی ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ امی کے گلے لگ کے رو لوں۔ رات کا وقت تھا، امی سونے گئی ہوئی تھی۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے بہنوں کے سامنے روتی نہیں تھی کہ اگر میں روں گی تو پھر ان کو کون سنبھالے گا، لیکن میں بھی انسان تھی۔ اسی دن امی کو میں نے کہا کہ میں آج آپ کے ساتھ باہر سونے لگی ہوں تو میں آپ کے ساتھ سو جاؤں گی، میرا دل بہت برا ہو رہا ہے۔ امی نے کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، باہر سو گی تو سردی لگ جائے گی۔ میں نے کہا کہ آپ بھی تو سوتی ہیں؟ کہنے لگی ہاں مجھے عادت ہو گئی ہے، ویسے بھی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور ساری زندگی ہم نے سختی دیکھی ہے، تم لوگوں نے تو بھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ آرام سے اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ یاد آ رہی ہے تو کیا کروں، مجھے بھی یاد آتی ہے، پر کیا کر سکتے ہیں، کوئی مر جائے تو اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ جاؤ جا کے چپ کر کے سو جا۔ امی نے تو مجھے تسلی نہیں دی، بلکہ الٹا ڈانٹ کر سلا دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سو جاتی ہوں، ویسے بھی میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ لیکن ایک دن مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں پیسے ختم ہو گئے ہیں اور آج ہمارے گھر پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب امی بازار گئیں تو واپسی پر ان کے ہاتھ میں گوشت بھی تھا، پھل فروٹ بھی تھا، اور گھر میں کچھ چیزیں ایسی ختم ہو گئی تھیں جن کے بغیر گزارا تو ہو سکتا تھا، لیکن امی پھر بھی وہ چیزیں لے کر آئی تھیں۔ میں حیران تھی، میں نے کہا کہ پینشن کے پیسے تو ختم ہو گئے تھے اور ٹیوشن کی فیس بھی آئی نہیں، پھر آپ اتنی ساری چیزیں کہاں سے لائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پیسے جمع کر کے رکھتی ہیں۔ میں نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے۔ اب امی کے پاس ہمیشہ پیسے ہوتے تھے، جب بھی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی امی فوراً بازار چلی جاتی اور چیز لے آتی۔ میں پوچھتی تو کہتی کہ پیسے جمع کیے ہوئے تھے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے امی کو ابا خرچہ دیتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو ہمیں بھی اسکول جاتے ہوئے پیسے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ گھر سے ہی کوئی چیز بنا کر لے جاؤ، یہ اوپر کے خرچے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر امی نے اتنے پیسے کہاں سے جمع کر لیے؟ اور اتنے بھی کون سے جمع کیے ہوئے پیسے تھے جو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ آج ابا کو اس دنیا سے گئے 6 ہفتے ہو گئے تھے۔ جس حساب سے آج کل مہنگائی تھی اور پھر جیسے امی سب سے اچھی چیزیں لے کر آتی تھی، پتہ نہیں کون سا خزانہ تھا جو امی کے پاس ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے گھر گوشت بنتا تھا، جبکہ یہ تو بابا کے ہوتے ہوئے بھی نہیں بنتا تھا۔ بابا نے ہمیشہ ہمیں سبزیاں اور دالیں ہی کھلائی تھی، لیکن ابھی ہمارے گھر میں پیسے آئے تھے۔ ایک دن ایک رشتہ دار آ گئی تو اس نے کچن میں انار پڑے ہوئے دیکھ لیے اور کہنے لگی انار یہ بڑے مہنگے ہیں، 300 روپے کلو ہیں، ہمارے گھر تو اس دفعہ آئے ہی نہیں۔ بچوں نے بلک بلک کر بہت ضد کی، لیکن ان کے بابا نے لا کر نہیں دیے، کہتے کہ بہت زیادہ مہنگے ہیں، لیکن تم لوگوں کے گھر آئے ہوئے ہیں اور اتنے سارے پڑے ہیں، ایک دو مجھے دے دو۔ میں نے ان کو انار اٹھا کر دے دی، لیکن بعد میں امی کو کہا کہ آپ اتنی مہنگی چیزیں نہ لایا کریں، ویسے بھی تو ہمیں عادت نہیں ہے نا کھانے کی۔ تو امی نے کہا کہ ہاں تمہارے باپ نے تمہیں ساری زندگی کوئی اچھی چیز نہیں کھلائی، بس یہ چھوٹا سا گھر چھوڑ کے گیا ہے اور چند ہزار کی پینشن، لیکن میں تم لوگوں کو اچھی چیز کھلاؤں گی تاکہ تم لوگوں کے دماغ تیز ہوں، شکلوں پر بھی نور آ جائے۔ کل کو تم لوگوں کی شادی کرنی ہے اور تم لوگوں نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں، تھوڑی بہت جان بنا لو، اس کے بعد سسرال والے بھی خون چوسنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس عمر میں کھانا پینا اچھا مل رہا ہے تو چپ کر کے کھاؤ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امی نے ایک نئی واشنگ مشین خرید لی اور کہا کہ پرانی مشین کب سے خراب ہوئی تھی، ہاتھوں سے کپڑے دھو کر ہم ہلکان ہو گئے، لیکن تمہارے بابا کو تو توفیق نہیں ہوئی۔ شکر ہے کہ یہ مشین میں لے آئی ہوں۔ مشین کی قیمت کم سے کم 15,000 تھی اور امی کے پاس ایسے پیسے تھے جو ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ اتنی تو بڑی ہو گئی ہے کہ مجھ سے سوال کرے گی۔ یہ سب تو اس گھر میں چل ہی رہا تھا۔ ایک دن امی نے اپنا سب سے اچھا جوڑا نکالا اور پہن کر تیار ہو گئی۔ میں نے کہا میں بابا کی زندگی میں کبھی اتنا تیار نہیں ہوئی، آپ آج تیار ہو کر کہاں جا رہی ہیں؟ تو امی نے کہا کہ تم میری ماں نہیں ہو، میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھ سے نہیں کر سکتی سوال،
मैं क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ? बस कहीं जा रही हूँ। जब मैंने ज़्यादा दबाव डाला तो अम्मी ने कहा कि अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ। लेकिन अम्मी की तो कोई सहेली ही नहीं थी, कम से कम ऐसी तो कोई नहीं थी जिसको हम नहीं जानते, क्योंकि अब्बा अम्मी को मोहल्ले में कहीं आने जाने देते ही नहीं थे, तो फिर दोस्त कहाँ से बना ली अम्मी ने? अम्मी की हरकतें मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर। एक रात बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई और अचानक से बादल भी बन गए। रात के 12 बजे का टाइम था, सब सो रहे थे। अम्मी बाहर सो रही थी और हम लोग अंदर। लेकिन फिर जब हल्की हल्की बारिश बरसने लगी तो मैं फौरन बाहर आई और तार पर से कपड़े उतारने लगी। बारिश हो रही है, अम्मी उठ जाओ नहीं तो सर्दी लग जाएगी। लेकिन अम्मी उठ ही नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद बारिश तेज हो गई, फिर भी नहीं उठ रही थी। मैंने बढ़ के जब रजाई उठाई तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। चारपाई पे तो बड़े बड़े 2 तकिए पड़े हुए थे, अम्मी तो वहां पर थी ही नहीं। मैं हैरान रह गई कि अम्मी कहाँ गई है? वो घर पर नहीं है, इसका मतलब वो हमसे झूठ बोलती थी कि वो बाहर सो रही है, जबकि वो बाहर होती थी तो फिर घर पर होती ही नहीं थी। लेकिन वो रात को कहाँ जाती थी? मैंने बिस्तर को उसी तरह वापस रख दिया और आकर कमरे में सो गई। लेकिन नींद मुझे कहाँ आनी थी। मैं ये सोच रही थी कि अम्मी को क्या हो गया है। अब्बा के जाने के बाद अम्मी की हरकतें बहुत ज़्यादा मशकूक हो गई थी। पैसे उनके पास खत्म नहीं होते थे, कभी वो बिना बताए तैयार होकर चली जाती थी बाहर, और अभी तो वो घर पर ही नहीं थी। और हमें धोखा देने के लिए उन्होंने तकिया रखा था कि हम समझें कि वो सो रही हैं। इसका मतलब कि वो जहाँ भी जाती थी वो नहीं चाहती थी हमें पता चले कि वो कहाँ गई हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़बान बंद रखी और अगली रात अम्मी का पीछा करने के बारे में सोचा। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी ताकि कमरे के अंदर क्या हो रहा है ये नज़र ना आए। मैं खिड़की में ही खड़ी थी, दोनों बहनों को सुला दिया तो अम्मी पर नज़र रख रही थी। अम्मी ने तकिए रखे उनकी जगह पर ताकि हम समझें कि वो सो रही है। एक काली चादर की और घर से निकल गई। मैं हैरान रह गई और मैं उनके पीछे पीछे हो ली। मैं भी पीछा करने लगी, पर पीछा करते करते ये भी सोच रही थी कि अम्मी क्या कर रही हैं इस टाइम, कहाँ जा रही हैं, और कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जिससे हम सबको शर्मिंदगी उठानी पड़े। क्योंकि अभी तो यही समझ आ रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं कुछ ऐसा नहीं देखना चाहती थी जिससे मैं ज़िंदगी भर भुला ना सकूं। सारी ज़िंदगी बाबा ने अम्मी की इज्जत नहीं की थी। कहीं वो भी तो इस बारे में नहीं जानते थे कि जो हुआ अम्मी के साथ शायद वो हुई नहीं होना चाहिए था। मुझे डर लग रहा था क्योंकि सारा शहर, सारी गलियां बिल्कुल सुनसान थी। लेकिन अम्मी तो ऐसे जा रही थी जैसे उनको किसी बात का डर ही नहीं है। मुझे पता करके ही रहना था कि वो कहाँ जा रही है। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि अम्मी एक सुनसान घर में जा रही थी। उनके बारे में मशहूर था कि यहाँ पे कोई रहता नहीं था और इसकी दीवारें भी टूटी हुई थी। और उस घर के अंदर चली गई और मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी रही, ना अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ या वापस चली जाऊँ। फिर मैं भी अंदर दाखिल हो गई। एक टूटी हुई दीवार की आड़ लेकर सामने का मंजर देखने लगी, जिसको देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मी एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठी थी और अम्मी की गोद में सर रखे एक लड़का बैठा हुआ था और अम्मी उसके बालों में हाथ फेर रही थी। अब ये लड़का कौन था? मैंने तो इसको ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। फिर उसने अम्मी को कुछ पैसे भी निकाल कर दिए जो अम्मी लेने से इनकार कर रही थी। फिर अम्मी ने उसके माथे पर बोसा दिया और अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने उन दोनों पर धावा बोल दिया। मैंने कहा, कौन है ये? क्या हो रहा है यहाँ पर? आप हमें धोखा देकर यहाँ पर क्या कर रही हैं? इससे पैसे क्यों ले रही हैं आप? इसके साथ प्यार क्यों कर रही हैं? क्या लगता है ये आपका? क्या रिश्ता है आपका इसके साथ? बाबा के जाने के बाद आपने इस तरह का काम शुरू कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर ये बात बहनों को पता चल गई तो क्या होगा? मैं बोल रही थी कि अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि चुप कर जा बेशरम। जिस बात के बारे में पता नहीं है उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तुझे बाद में शर्मिंदा होना पड़े। मैंने कहा कि शर्मिंदा तो आपको होना पड़ेगा। ये लड़का कौन है? क्या कर रही हैं आप आधी रात को इसके साथ? अम्मी ने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई और मैं इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो गई कि शायद खुद से कभी नज़र ही ना मिला पाती। क्योंकि अम्मी ने मुझे बताया कि लड़का कोई और नहीं, उनका बेटा है। दरअसल मेरे बाबा से शादी करने से पहले मेरी अम्मी की एक शादी हुई थी और उनसे उनका एक बेटा भी हुआ था। ये वही बेटा है जिसका नाम शहजाद था। लेकिन उससे पहले शौहर ने जब उनको तलाक दे दी तो बेटे को छीन लिया और उन्हें उसके घर भेज दिया। वो बेबस थी, कुछ कर ना पाई और अपने बेटे से भी न मिल पाई। इस दौरान उनकी शादी मेरे बाबा से हो गई।
और मेरे बाबा से हम फिर 3 बहनें पैदा हुई। जब शहजाद बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ के बारे में सवाल जवाब करना शुरू किए और फिर किसी तरह अपनी अम्मी तक पहुँच गया। लेकिन वो लोग छुपकर मिलने पर मजबूर थे, क्योंकि किसी को पता चल जाता तो बहुत बुरा होता। उसके बाद अम्मी ने कहा कि उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और उसको तरक्की भी मिलने वाली है। इसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा और इसकी सौतेली माँ भी इस दुनिया से जा चुकी है। अब ये चाहता है कि हम इसके साथ जाके रहें, लेकिन अभी 2 महीने बाद इसको घर मिलेगा। नौकरी वालों की तरफ से हमारे घर के खर्चे यही उठा रहा है। वो पैसे जो मैं इस्तेमाल करी थी मैं इसी से लेती थी। उसने हमारा बहुत साथ दिया है, नहीं तो अभी तक हम लोग तो भूखे मर जाते। इसने वाकई मेरा बेटा होने का फर्ज निभाया है और तुझे शर्म नहीं आती? इतनी फजूल बातें करते हुए तू मेरा पीछा करती करती यहाँ तक आ गई। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दे, पर वो मुझे माफ़ नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं तेरी ये हरकत ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे और भी शर्मिंदगी हो रही थी। फिर शहजाद ने उनको कहा कि माफ़ कर दे, इसका क्या कसूर है? ये तो यही सोचेगी ना कि आप पता नहीं कहाँ जाती हैं। फिर अम्मी ने उसके कहने पर मुझे माफ़ कर दिया। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर से ले जाऊंगा। हम लोग अच्छे घर में रहेंगे और मैं तुम लोगों की शादी भी करवाऊंगा और तुम लोगों के सारे खर्चे खुद उठाऊंगा। अम्मी ने शहजाद के सर पर हाथ रखा और कहा कि 16 साल की लड़की जिसका 16 साल की उम्र में ही बेटा पैदा हो जाए, लेकिन शौहर उस पर रोज़ रात को तशद्दुद करता हो और फिर एक दिन उसे तलाक देकर छोड़ दे और उसका बेटा भी उससे छीन ले, उस पर क्या गुजरती है ये वही जानता है। मैंने किस तरह इसके बगैर ज़िंदगी गुजारी है मैं जानती हूँ। कभी अपने ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकाला कि ये मेरा बेटा है। कभी इससे मिलने की कोशिश नहीं की, और अगर कोशिश की भी तो मेरी सास ने मुझे किसी कुत्ते की तरह धुतकार दिया। इसकी सौतेली माँ ने सारी ज़िंदगी इस पर बहुत जुल्म किया, और उधर तुम्हारे बाप ने भी हमें कौन सा सुख दिखाया। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये मेरा बेटा है और मैं इसके साथ ही रहूँगी। 2-3 माह हमने इस घर में गुजार लिए। उसके बाद शहजाद को क्वार्टर मिल गया और फिर वो हमें इस क्वार्टर में ले गया। ये था तो क्वार्टर, लेकिन उसमें 4 कमरे थे। हम लोग 4 यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे थे। यहाँ पर वो सारे खर्चे खुद पूरे करता था और छोटी बहनों को अच्छे कॉलेज में दाखिल करवा दिया। वो कहता था कि पढ़ाई छोड़कर क्यों बैठी हो, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। मैं भी प्राइवेट पढ़ रही थी और अभी मेरे लिए अम्मी रिश्ता भी तलाश कर रही थी। शहजाद का काम बहुत अच्छा जा रहा था। उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी। वो कहता था कि मुझे मेरी बहनों के नसीब का मिल रहा है, नहीं तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे पैसे कमाऊंगा। और उस दिन अम्मी जो तैयार होकर गई थी वो कहीं और नहीं बल्कि शहजाद के लिए रिश्ता देखने गई थी। वो किसी लड़की से मोहब्बत करता था और उसने उस लड़की को कहा था कि मेरी एक माँ और 3 बहनें हैं, इसलिए अम्मी उसके लिए रिश्ता देखने के लिए गई हैं। और अभी वो बात भी चल रही है, यानी कि जल्दी हमारे घर में 2 शादियाँ होने वाली थी। मैं इस घर से रुखसत हो जाती और शहजाद की बीवी इस घर में आ जाती। हमने उस लड़की से भी मुलाकात की, उसको देखा, वो वाकई बहुत अच्छी थी। आखिर में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, और मेरी माँ जैसी माँ तो और कोई नहीं हो सकती, जिसने ज़िंदगी में कितने दुख उठाए लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए मेहनत करती रही, सर झुकाकर बातें सुनती रही, और बिलाखिर उसका बेटा ही उसके काम आया। और आज हमारे पास दुनिया की हर चीज़ है और हम बहुत खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।